वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेटर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 3 देखा था, जिसमें हमने चैप्टर 3 का पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड कंप्लीट कर लिया था। अगर हम बात करें पार्ट फर्स्ट की, तो उसमें हमने पूरा देखा था कि कॉस्ट ऑडिटर जो है उसके क्वालिफिकेशंस क्या हैं, डिसक्वालिफिकेशंस क्या हैं, ठीक है, रिटायरमेंट, देन रिमूवल वगैरह, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस, राइट्स, लाइबिलिटीज, ये सारी चीजें हमने वहां पे देखी थी। एंड देन 3.2 तो अपना काफी सिंपल था, जहां पे हमने प्रोफेशनल जो एथिक्स वगैरह है उसके बारे में देखा था। वो तो सिंपल सा ही था, ठीक है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 का, हम लोग थर्ड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, ये जो पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, मतलब केस स्टडी फॉर्मेट में क्वेश्चंस आएंगे। मतलब जैसे अपने लॉ में सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, वैसे यहाँ पे आएंगे। और इसका वेटेज भी काफी अच्छा खासा रहता है, तो इसे हमें काफी अच्छे से देखना है, ठीक है। देखो, इस चैप्टर का नाम क्या है, प्रोफेशनल एंड अदर मिसकंडक्ट। अब आपको याद हो कि हम जब अपने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कर रहे थे, तो वहां पे हमने देखा था लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। आप याद करो, वहां पे अपना कॉस्ट अकाउंटेंट एक्ट में क्या लिखा हुआ था कि आपके ऊपर जो है वो उस एक्ट में प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट वाली लाइबिलिटीज आ सकती है। तो अब ये वाली लाइबिलिटीज कैसी है? देखो, आप एक प्रोफेशनल हो, अगर आप कुछ गलत काम करते हो तो हम अल्टीमेटली कह सकते हैं आपकी खुद की रेपुटेशन तो खराब होनी ही होनी है। और आपकी खुद की रेपुटेशन खराब होने के साथ साथ पूरे इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन भी खराब होगी। जैसे अगर आप कुछ गलत करोगे तो पूरे इंस्टीट्यूट के ऊपर बात आती है कि यार ये प्रोफेशनल ऐसा है, तो इसके जो है वो सारे प्रोफेशनल्स ऐसे ही होंगे इंस्टीट्यूट के। इसीलिए हमें यहाँ पे कुछ लाइबिलिटीज वगैरह जो है बेसिकली आपकी लगानी पड़ेगी, अगर आप इनमें से कोई भी टाइप का मिसकंडक्ट करते हो। तो देखो, यहाँ पे दो मिसकंडक्ट है, एक प्रोफेशनल है, यानी जब आप अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज जो है, प्रोफेशनल वर्क में एंगेज हो रहे हो, तब आपने कुछ गलत किया तो कुछ लाइबिलिटीज आएंगी। और एक अदर मिसकंडक्ट है, अदर मिसकंडक्ट बेसिकली तब आएगा कि जब आप प्रोफेशनल कोई वर्क नहीं कर रहे हो, ठीक है, उसके अलावा कोई आपने गलत काम किया जिसकी वजह से इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन पे बात आई, तो वो भी आप मिसकंडक्ट में फॉल करोगे और आपके ऊपर जो है इस एक्ट में लाइबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला कि जो कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट है, ये किस प्रोफेशन को रेगुलेट करती है? ये एक ऐसी एक्ट है जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स को क्या करती है, रेगुलेट करती है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या देखना है कि इस एक्ट में दो शेड्यूल्स हैं। पहला जो आपका फर्स्ट शेड्यूल है, देखो फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल, अगर हम इस तरीके से याद करें तो फर्स्ट शेड्यूल जो है वो लेस सीरियस है और सेकंड शेड्यूल जो है अपना वो ज्यादा सीरियस है। तो फर्स्ट शेड्यूल में ऑब्वियस सी बात है कि जो लाइबिलिटी है, पेनल्टी है, वो कम रहेगी, और जो सेकंड शेड्यूल है वहां पे ज्यादा रहेगी। सो फर्स्ट शेड्यूल लेस सीरियस, सेकंड शेड्यूल मोर सीरियस, इस तरीके से आपको याद करना है। अब देखो, जो मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है, ये चार्ट जो है ये आपको काफी हेल्प करेगा। ये आपको एग्जाम में नहीं लिख के आना है, ठीक है, ये सिर्फ हमने लर्न करने के लिए बनाया है कि देखो फर्स्ट शेड्यूल में इस तरीके से आपके मिसकंडक्ट दे रखे हैं और सेकंड में इस तरीके से आपके दे रखे हैं। देखो, पहले हम एक बार देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। फर्स्ट शेड्यूल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें चार पार्ट्स है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। अगर हम बात करें पार्ट 1 की, तो देखो पार्ट 1 में क्या है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ठीक है। पार्ट 2 में भी पीएम क्या है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ठीक है, और ओएम क्या है, अदर मिसकंडक्ट। तो अगर हम बात करें पार्ट 1 में है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, पार्ट 2 में भी है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, पार्ट 3 में भी है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। स्टार्टिंग के तीनों पार्ट्स में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, और फोर्थ पार्ट में अपने पास में क्या है, अदर मिसकंडक्ट। अब जो पार्ट 1 है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, मेंबर्स इन प्रैक्टिस, जो आपके प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। सेकेंड वाला किसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, मेंबर्स इन सर्विस, यानी जो एम्प्लॉयमेंट में मेंबर्स हैं, ठीक है, जो जॉब करते हैं। तीसरा और जो चौथा, थर्ड और फोर्थ जो पार्ट है, दैट इज एप्लीकेबल टू बोथ, दैट मींस बोथ प्रैक्टिस एंड सर्विस। तो इस तरीके से अगर आप ये चार्ट याद कर लोगे तो आपको ये याद हो जाएगा पार्ट 1 किसके ऊपर है, किसके लिए है, ठीक है। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं। और अगर हम सेकंड शेड्यूल पे आए, तो सेकंड शेड्यूल में हमारे पास सिर्फ कितने पार्ट्स हैं, तीन पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3।
और अगर हम यहाँ पे बात करें तो पार्ट 1 में अपने पास में क्या है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, पार्ट 2 में भी क्या है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, पार्ट 3 में है अदर मिसकंडक्ट, और यहाँ पे ओनली पार्ट 1 एप्लीकेबल हो रहा है प्रैक्टिस पे, ठीक है। सर्विस के लिए कुछ अलग से नहीं है, पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों के ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं, प्रैक्टिस के ऊपर भी सर्विस के ऊपर भी। सो इसको आप बहुत ही इजीली जो है वो याद कर सकते हो। सबसे पहले देखो, याद करने के लिए आप सिंपल क्या करो, आप 4 इस तरीके से पार्ट्स बना लो कि शेड्यूल 1 लिख लिया, देन उसमें हमने लिख दिया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड देन पार्ट 4, इस तरीके से। फिर आप लाइन से याद कर लो, पीएम 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 और लास्ट में क्या है, ओएम, प्रैक्टिस, सर्विस, बोथ और बूथ। इस तरीके से आप करोगे तो आपको याद हो जाए। और यहाँ पे भी 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, प्रैक्टिस, देन बोथ, और ऊपर के 2 में पीएम है और लास्ट में ओएम। देखो ओएम हमेशा एक ही है और लास्ट में ही है, और ओएम दोनों के लिए, ऊपर के आपको याद करने हैं। अच्छा, अब आप पूछोगे कि हमने बेसिकली ये क्यों लिखे हैं। देखो, अगर आपके पास कोई केस स्टडी वाला क्वेश्चन आता है, जैसे अपन लॉ में सेक्शंस याद करते हैं, वैसे यहाँ पे भी अगर आपके पास कोई केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और अगर आप इस तरीके से लिखते हो कि ये जो पर्सन है, मतलब ये जो प्रोफेशनल है, ये जो सीएमए है, इसने इस वाले शेड्यूल में, इस वाले पार्ट में, ये वाला जो क्लॉज नंबर है इसका मिसकंडक्ट किया, यानी अगर आप प्रॉपर शेड्यूल मेंशन करो, पार्ट मेंशन करो और क्लॉज नंबर मेंशन करो, तो उससे ऑब्वियस सी बात है आपके जो मार्क्स है वो अच्छे आएंगे एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट मेंशनिंग इट, ठीक है। वही वाली बात है, सेक्शंस वाली अगर आप याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड। देखो, सेक्शंस तो बहुत सारे हैं लॉ में, बट इसमें तो हम कह सकते हैं कि आपको कितने से क्लॉजेस पढ़ने हैं, ठीक है, तो क्लॉजेस भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए आप ट्राई करो कि आपको ये शेड्यूल कौन सा है, पार्ट कौन सा है और क्लॉज नंबर कौन सा है, ये याद हो जाए, क्योंकि इससे आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो और स्ट्रांग हो जाएगी। एक ही चैप्टर है, हम याद कर सकते हैं ऑडिट में, करेक्ट, ठीक है। चलो, अब हम लोग आ जाते हैं अपने फर्स्ट शेड्यूल पे। देखो, बेसिकली अपने पास 3 प्रोफेशनल्स हैं मेन, सीए, सीएस और सीएमए, और ये जो शेड्यूल्स है ना, मतलब बेसिकली ये जो हम कह सकते हैं प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट है, ये दोनों तीनों एक्ट्स में है, ठीक है, तीनों प्रोफेशनल्स के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है और सारे पॉइंट्स भी सेम है, ठीक है। अब जो अगर अपन पार्ट 1 की बात करें, देखो पार्ट 1 अपना क्या था, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अब देखो जो हमने ऊपर पढ़ा है ना चार्ट में, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अब देखो यहाँ पे पार्ट 1 लिखा हमने, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू कॉस्ट अकाउंटेंट तो लिखना ही है, और ये जो प्रैक्टिस था उसको यहाँ पे ले आओ, तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको ये चार्ट अगर याद है तो आप बहुत इजीली लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, जो नॉर्मली अगर अपन बाकी एक्ट्स की बात करें, यहाँ पे भी बात करें, तो टोटल जो पार्ट 1 है उसमें 11 क्लॉजेस होते हैं, पर अपने यहाँ पे 7 क्लॉजेस है मॉड्यूल में, तो हम उस अकॉर्डिंग 7 क्लॉजेस देख रहे हैं। अब देखो क्या बोला यहाँ पे, अ कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इज डीम्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्टिव। अब ये वाली जो लाइन है ना, ये जितने भी हम पार्ट्स पढ़ेंगे सारे पार्ट्स में कॉमन आएगी, क्या कि कॉस्ट अकाउंटेंट। अब आप ये देख लो, अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में प्रैक्टिस था, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। अगर हम पार्ट 2 करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट अकाउंटेंट इन सर्विस, ठीक है, इतना तो आपको चेंज करना पड़ेगा। डीम्ड गिल्टी ऑफ, अब प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है तो डीम्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट लिख लो, या फिर डीम्ड गिल्टी ऑफ जो पार्ट 4 आएगा उसमें अदर मिसकंडक्ट लिख लेना, तो ये लाइन सब में कॉमन चलेगी। अब देखो, इसमें हमें पार्ट 1 में कितने क्लॉजेस पढ़ने हैं, मॉड्यूल के अकॉर्डिंग 7 क्लॉजेस पढ़ने हैं हमें। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो देखो, फर्स्ट वाला जो आपका क्लॉज है, फर्स्ट वाला क्लॉज आपका क्या कहता है कि एक, देखो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, आपको ये चीज याद रखनी है कि सारे पॉइंट्स में आपने कुछ गलत किया है, इसीलिए आप गिल्टी माने जा रहे हो। अगर आप ये वाला काम करते हो तो फिर आप मिसकंडक्ट में आ जाओगे, ठीक है, ये वी नीड टू रिमेम्बर। अब देखो फर्स्ट पॉइंट, अगर एक कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस क्या कर रहा है, किसी दूसरे पर्सन को अलाउ कर रहा है कि वो उसके नाम में प्रैक्टिस करे, यानी हम एक कॉस्ट अकाउंटेंट है, हम अपना नाम यूज करने की परमिशन किसी और बंदे को दे रहे हैं। अरे भाई, आपने इतनी मेहनत करके आपको डिग्री मिली है, आपने एग्जाम क्लियर किया है, तो वो आपको यूज करना है। क्या हम अपना नाम कि ठीक है मेरे पास टाइम नहीं है, तुम क्या काम करना, तुम मेरे नाम को यूज कर लो, मेरे नाम से साइन कर देना, तो वो वाली चीज हमें नहीं करनी है। आप खुद ही अपने नाम से साइन कर सकते हो। अगर आपने किसी और को अलाउ किया तो आप डीम्ड गिल्टी मान लिए जाओगे, किसके, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर शेड्यूल 1, ठीक है, और शेड्यूल 1 का भी पार्ट 1। अब देखो यहाँ पे
हर एक क्लॉज में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होंगे। इसका मतलब आप एक्सेप्शंस वाले काम कर सकते हो, आप मिसकंडक्ट में नहीं आओगे। पर अगर आपने एक्सेप्शंस के अलावा कुछ काम किए तो ऑब्वियस सी बात है आप मिसकंडक्ट में आओगे। तो देखो एक्सेप्शंस में क्या बोला, यानी आप अपना नाम यूज करने के लिए नॉर्मली तो किसी को भी अलाउ नहीं कर सकते हो, लेकिन आप किसको अलाउ कर सकते हो, अगर वो बंदा जो है वो क्या है, वो खुद एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट है और साथ में आपका पार्टनर है या फिर आपका एम्प्लॉय है। देखो क्या होता है, अपनी फर्म होती है नॉर्मली, तो अपन अपनी फर्म में अपना कोई पार्टनर है जो खुद भी प्रैक्टिसिंग सीएमए है, तो उसको तो हम अलाउ कर ही सकते हैं ना कि ठीक है तुम्हारी मान लो लिमिट पूरी हो गई है तो तुम मेरे नाम से साइन कर देना या जैसा भी है। तो अब अपने पार्टनर को या अपने एम्प्लॉय को परमिशन दे सकते हो, पर आपका पार्टनर या एम्प्लॉय जिसको भी आप अपना नाम यूज करने के लिए दे रहे हो, वो पर्सन भी कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्लॉज नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्लॉज नंबर 2 पे। देखो ऑब्वियस है कि हमें थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी ही करना पड़ेगा, सो आप इसको थोड़ा सा एक बार ये वाला वीडियो वापस सुन लेना, क्योंकि ये जो है काफी इंपॉर्टेंट अपना टॉपिक है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्लॉज पे। देखो सेकेंड क्लॉज क्या बोला, अब जो भी देखो मैंने यहाँ पे रेड से हाईलाइट किया ना, वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हर एक क्लॉज का कीवर्ड है, ठीक है, कि वो काम आप गलत कर रहे हो, वो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप वो वाला काम करते हो तो आप गिल्टी मान लिए जाओगे, करेक्ट। अब देखो सेकंड क्या बोला, पेज अलाउज एग्रीज टू पे और अलाउ, आप पे कर रहे हो या आप एग्री कर रहे हो कि आप किसी को पे करोगे, क्या पे करोगे। देखो क्या बोला, एनी शेयर कमीशन और ब्रोकरेज इन फीस प्रॉफिट्स ऑफ हिज प्रोफेशनल वर्क टू एनी पर्सन। आपने कोई प्रोफेशनल काम किया और आपने वो प्रोफेशनल काम करके जो भी आपको फीस मिली, आप उस फीस का परसेंटेज किसी को दे रहे हो। तो एक बात बताओ, हम अगर अपनी फीस का परसेंटेज किसी को दे रहे हैं तो बेसिकली हम उसको ब्रोकरेज या कमीशन दे रहे हैं। क्यों दे रहे होंगे, वो हमें काम लाके दे रहा होगा। हमने बोला होगा कि यार तू हमें जितने क्लाइंट्स लाके देगा, हमारे कॉम्पिटिटर्स के क्लाइंट्स तोड़ हमें लाके दे, और हम तुझे जितना भी हमारी फीस आएगी उसका 10% तुझे दे देंगे। सो ये काम गलत है। देखो बेसिकली जितने भी है ना हम यहाँ पे पढ़ेंगे मोस्टली, उनका ये इंटेंशन है कि यार आप प्रोफेशनल हो, आप काम मांगने के लिए ना ऐसे उल्टे सीधे हरकतें मत करो। आप एक प्रोफेशनल हो, क्लाइंट आपके पास खुद से आना चाहिए। आप ऐसे ब्रोकर रख रहे हो, किसी को कमीशन दे रहे हो, ऐसे एड लगा रहे हो, ऐसे पैम्पलेट्स बांट रहे हो कि काम लो, है ना, इस तरीके से मुझसे सर्विसेज लो, वो सारी चीजें हमें नहीं करनी है बीइंग अ प्रोफेशनल। तो अगर वो आपने किया तो उससे रेपुटेशन खराब होती है, ठीक है। सो क्या बोला कि आप किसी को भी इस तरीके से शेयर ब्रोकरेज कमीशन नहीं दोगे, मतलब बेसिकली आप डाइवर्जन नहीं करोगे कि मुझे अगर 100 रुपए मिल रहे हैं, 10% तेरा तो 90 में रखूंगा, 10 रुपए तुम रखना, मुझे काम लाके दो, वो चीज करोगे मिसकंडक्ट में आ जाओगे। लेकिन अगेन जैसे मैंने बताया था, हर क्लॉज में एक्सेप्शंस होते हैं। तो यहाँ पे देखो आपने नॉर्मली सुना होगा कि अगर कोई दूसरा सीएमए है या कोई दूसरा प्रोफेशनल है, उनसे आपस में चलता रहता है, उनसे आपस में हम सब कुछ काम वाम जो है वो ले सकते हैं। जैसे मान लो कोई क्लाइंट है जो सीए के पास में गया और उसको कोई ऐसी सर्विसेज लेनी है जो कि मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट बेटर दे सकता है, तो फिर वो आपको रेफर कर देगा और आपसे कमीशन ले लेगा। या नॉर्मली ऐसा होता है, जैसे कोई सीए के पास जाता है, ठीक है, अब कोई लॉ या कंप्लायंस वाला काम होता है, तो सीए सीएस को रेफर कर देता है और बदले में कमीशन ले लेता है कि यार मैं क्लाइंट रेफर कर रहा हूँ, इतना मुझे दे देना। तो ये आपस में प्रोफेशनल्स जो है वो चल सकता है, लेकिन किसी आप रैंडम ब्रोकर वगैरह को हायर मत करो। तो क्या बोला, एक्सेप्ट टू आप किस किस को दे सकते हो, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट यानी कि दूसरे सीएमए को, आपके पार्टनर को, और पार्टनर तो आपको लाके देगा ही ना, तो पार्टनर को अगर अपन ने कुछ परसेंटेज दिया तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो आपका पार्टनर इंडिया का भी हो सकता है, फॉरेन का भी हो सकता है, इवन रिटायर्ड पार्टनर भी हो सकता है। या आपका कोई पार्टनर जिसकी डेथ हो गई, डिसीज पार्टनर है। अब डिसीज पार्टनर है, उसके नाम से कोई क्लाइंट आ रहा है, तो आप उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी दे सकते हो। या फिर क्या बोला, मेंबर ऑफ एनी अदर रिकॉग्नाइज प्रोफेशनल बॉडी और हैविंग रिकॉग्नाइज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। जैसे हमने एग्जांपल लिया, सीए हो गया, सीएस हो गया, एडवोकेट हो गया, ये सब रिकॉग्नाइज प्रोफेशनल जो है क्वालिफिकेशंस है। तो इन लोगों से अगर आपके पास में कुछ आता है तो आप उनसे भी काम ले सकते हो। तो एक्सेप्शंस वालों से कोई मनाही नहीं है, बाकी आप ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अच्छा जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले में हम दे रहे थे अपनी फीस में से किसी को परसेंटेज, थर्ड वाले में हम ले रहे हैं। तो ना तो आपको देना है ना ही आपको लेना है, ठीक है। अब देखो अगर हम थर्ड वाले की बात करें तो थर्ड वाले में क्या बोला है, एक्सेप्ट और अग्रीज टू एक्सेप्ट। वहां पे पे था, पे को हटा दो और यहाँ पे क्या कर लो, एक्सेप्ट कर लो, बाकी पूरा सेम है। एनी पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रोफेशनल वर्क ऑफ अ पर्सन,
हम किसी से भी कुछ कमीशन वगैरह ले रहे हैं या डाइवर्जन वगैरह ले रहे हैं ऐसे बंदे से जो इंस्टीट्यूट का मेंबर नहीं है। लेकिन हम किससे ले सकते हैं, वही सेम चीज है, मेंबर ऑफ, अच्छा ये आरपीबी और आरपीक्यू क्या है, ये वाला जो लास्ट पॉइंट है, रिकॉग्नाइज प्रोफेशनल बॉडी या रिकॉग्नाइज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जिसके पास में है, ठीक है, उससे आप ले सकते हो। वही सीए हो गया, सीएस हो गया, एडवोकेट वगैरह हो गया, सो उससे अलाउड है, ठीक है। तो सेकेंड और थर्ड एकदम ऑपोजिट है, ना तो देना है ना ही लेना है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, अपना पॉइंट नंबर 4 क्या है, एंटर्स इनटू पार्टनरशिप। देखो अगर आप जो है प्रैक्टिस, अब ये सारे पॉइंट्स आपको याद है ना, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं, ये प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल के ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस में हो तो आप कोई बिजनेस या पार्टनरशिप में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो, ना ही इन इंडिया ना ही आउटसाइड इंडिया विद एनी पर्सन। पार्टनरशिप आप नहीं कर सकते, लेकिन किसके साथ कर सकते हो, नॉर्मली अपन करते ही है ना कि भाई फॉर्म बना ली साथ में मिलके, तो दूसरे सीएमए इन प्रैक्टिस या सीए या सीएस वगैरह के साथ में आप कर सकते हो। तो वही एक्सेप्शंस में सेम सेम चीजें चल रही है, ठीक है। तो अपने 4 हो गए। इसके बाद में आता है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या है, सिक्योर्स एनी प्रोफेशनल बिजनेस थ्रू सर्विसेज ऑफ एनी पर्सन और बाय एनी मींस व्हिच आर नॉट ओपन टू कॉस्ट अकाउंटेंट। यानी हम जो है क्या कर रहे हैं, किसी से काम ले रहे हैं, अब उल्टे फुल्टे तरीकों से, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यार आप एक रेप्यूटेड प्रोफेशनल हो, आप कोई भी आलतू फालतू तरीके से कि हम किसी को क्या कर रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, या किसी को गलत तरीके से कि किसी की बुराई करी, किसी के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई, ठीक है, या गलत तरीके से हम काम ले रहे हैं, ऐसे तरीकों से हम जैसे ब्राइब वगैरह खिला दी हमने कि हमारे पास तो तुम क्लाइंट्स दे दो, हमें तो बहुत सारा क्लाइंटेज शो करना है, भले हमें ब्राइब देनी पड़े उसके लिए। सो ऐसे उल्टे फुल्टे काम नहीं करने हैं काम सिक्योर करने के लिए। सो अगर हमने ऐसे तरीके से काम सिक्योर किया, ऐसे मीन से काम सिक्योर किया विच इज नॉट ओपन टू अ कॉस्ट अकाउंटेंट, सो वो चीज भी सही नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, 6th है अपना सॉलिसिट करना। सॉलिसिट करना बेसिकली क्या होता है, लालच देना किसी को, ठीक है, कि हम जो है हमारे मतलब मान लो डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, ऐसे चल रहा है वैसे चल रहा है, तो हम उल्टी सीधे तरीकों से लालच दे रहे हैं किसी पर्सन, किसी क्लाइंट को बेसिकली, कि वो आए और हमारी सर्विसेज ले। सो हम सॉलिसिट कर रहे हैं क्लाइंट या प्रोफेशनल वर्क को, कैसे कैसे आप लालच दे रहे हो, सर्क्यूलर, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरव्यू, अदर मीन्स, ठीक है। यानी आपको ऐसे कोई उल्टे फुल्टे काम नहीं करने कि तुम तो मेरे पास आओ, बाय वन गेट वन फ्री दे दूंगा मैं अपनी सर्विसेज पे एक ऑडिट फ्री मिलेगी, मतलब ऐसे करके ना, ऐसे अखबारों में ऐड छपवा दिए थे बड़े बड़े। सो वो सारे सर्कुलर एडवर्टीजमेंट, ये सब चीजें हमें नहीं करनी है क्लाइंट को सॉलिसिट करने के लिए। आप बस ये बताओ कि आप ये काम करते हो, दैट्स इट। लालच दे के कोई भी हमें काम नहीं चाहिए, किसी से नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन इसकी भी दो एक्सेप्शंस है, और आप इसके एक्सेप्शंस को स्टार लगाओ, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, ठीक है। इस पे काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है इसके एक्सेप्शंस पे। एक्सेप्शंस ध्यान से पढ़ना, एक्सेप्शंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब एक्सेप्शंस के ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो देखो क्या बोला है, डज नॉट प्रोहिबिट और प्रिवेंट। ये जो है ऊपर तो क्या बोला कि आप ऐसे एडवर्टीजमेंट, सर्कुलर वगैरह जो है वो नहीं दोगे, लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि ये जो ऊपर वाला क्लॉज है ये प्रोहिबिट नहीं करता है या प्रिवेंट नहीं करता है। इसका मतलब है हम ये दो काम कर सकते हैं क्या, हाँ, हम ये दो काम कर सकते हैं। देखो कौन सा, पहला बोला कि कोई भी सीएमए है वो अप्लाई कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है और इनवाइटिंग और सिक्योरिंग एनी प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अनदर प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट। यानी देखो ये चीज तो आपको याद रखनी है कि अगर कोई दूसरा अपने ही फील्ड का पर्सन है, अपना ही जो प्रोफेशनल है, दूसरा कोई प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट है, अगर हम उससे कोई काम ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, मान लो उसके पास अगेन लिमिट्स वगैरह भी तो होती है ना ऑडिट की या बाकी वर्क की, तो अब लिमिट पूरी हो गई है, तो अब वो अगर आपको काम दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम किसी दूसरे प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट से ही कोई काम ले रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो सॉलिसिटेशन में नहीं आएगा। और या फिर क्या बोला, हम लोग किस में रिस्पॉन्स कर रहे हैं, किस में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लो गवर्नमेंट के टेंडर्स वगैरह आते हैं कि कोई गवर्नमेंट कंपनी है, उनको ऑडिटर चाहिए, उनको प्रोफेशनल चाहिए, तो टेंडर्स वगैरह कि भाई आप जो है वो बता दो कि आप अपनी सर्विसेज वगैरह देने के लिए इंटरेस्टेड हो, है ना। तो अगर हम टेंडर्स वगैरह में अप्लाई करते हैं तो वो तो मतलब करोगे ही ना, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है सामने से कंपनीज आपको इनवाइट कर रही है कि आप आओ, या गवर्नमेंट आपको इनवाइट कर रही है। तो अगर आप टेंडर्स वगैरह में रिस्पॉन्स कर रहे हो, ठीक है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक तो क्या बोला, दूसरे कॉस्ट अकाउंटेंट से आप काम ले सकते हो, और एक क्या बोला कि जो भी टेंडर्स या इंक्वायरीज वगैरह हैं
उनमें भी आप क्या कर सकते हो, उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज वो तो उनका पर्पस ही यही है ना कि वो लोग इनवाइट कर रहे हैं कि जो भी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है, जो भी केपेबल है हमें सर्विस देने के लिए, वो अप्लाई करो, ठीक है, और आपकी क्या जो है वो प्राइस रहेगी वो सारी चीजों पे, तो वो चीज तो अलाउड है, ठीक है। सो ये दो इसके एक्सेप्शंस रहते हैं। और लास्ट है अपना पॉइंट नंबर 7। देखो पॉइंट नंबर 7 क्या बोला है, आप क्या कर रहे हो, अपने प्रोफेशनल अटेनमेंट्स और अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज कर रहे हो, यानी आप ऐसे अपने महान महान काम दिखा रहे हो कि मैंने आज तक अपने लाइफ में इतने सारे फ्रॉड्स ढूंढे हैं, इतनी सारी ये किया है, इतने सारे टाइप की ऑडिट करी है, ऐसे वैसे करके, ठीक है, आप अपने एक्सपीरियंस बताते हो, अलग बात है, पर आप यहाँ पे कि आपने क्या क्या चीजें क्या क्या अचीव कर लिया, मतलब क्या क्या आपने सर्विस मतलब बढ़ा चढ़ा के एकदम दिखा दिया, हमने ऐसा कर लिया, ये तीर मार लिया, वो तीर मार लिया, अंबानी की ऑडिट कर ली हमने, मतलब रिलायंस की, ऐसे एकदम इन डेप्थ बहुत सारा, मतलब एक होता है ना कि हम अपने वो गुणगान कर रहे हैं अपने मुंह से ही। आप प्रोफेशनल हो, आपको एक डेकोरम मेंटेन करना चाहिए। सो आप बहुत ज्यादा इस तरीके से कि आप अपनी सर्विसेज या ये सारी चीजों को आप जो है वो यहाँ पे एडवर्टाइज नहीं करोगे। आपने अपने आप को एक्सपर्ट लिख दिया, मैं जीएसटी एक्सपर्ट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा कोई काम आपको नहीं करना है, ठीक है। तो क्या बोला यहाँ पे, या फिर आपने कोई डेजिग्नेशन या एक्सप्रेशन यूज किया, ठीक है, मतलब जैसे हमने अभी मैंने एग्जांपल लिया जीएसटी एक्सपर्ट, तो आपने जीएसटी एक्सपर्ट लिख दिया, इनकम टैक्स एक्सपर्ट लिख दिया, ठीक है, लॉ एक्सपर्ट लिख दिया, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। सो कहीं पर भी, चाहे आपका प्रोफेशनल कोई डॉक्यूमेंट हो, चाहे कोई विजिटिंग कार्ड हो, आप सिंपल, आप देखो क्या लिख सकते हो, एक्सेप्शन में क्या बोला कि आप क्या क्या लिख सकते हो। आप देखो ऑब्वियस सी बात है, आपके पास जो भी डिग्री है सबसे पहले तो आप वो लिख सकते हो, या जो भी आपने कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है अचीव किया आप वो लिख सकते हो, दैट्स इट। कि आलतू फालतू ये एक्सपर्ट वो एक्सपर्ट लिखने की जरूरत नहीं है हमें। सो क्या बोला यहाँ पे, आप क्या लिख सकते हो, सबसे पहले आपके पास में जो भी प्रोफेशनल डिग्री है, अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, आप सीएमए इन प्रैक्टिस हो, तो आप वो लिखोगे कि मैं सीएमए हूँ। या आपके पास कोई यूनिवर्सिटी वगैरह की डिग्री है, ठीक है, जैसे बीकॉम होता है अपने पास, एमकॉम होता है, एमबीए वगैरह होता है, एलएलबी होता है, तो ये हमें प्रॉपर यूनिवर्सिटी से मिला हुआ होता है, तो हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर टाइटल इंडिकेटिंग मेंबरशिप ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय सीजी या काउंसिल, यानी कि गवर्नमेंट ने या अपने जो इंस्टीट्यूट ने, काउंसिल ने आपको कोई रिकॉग्नाइज्ड कुछ दिया है, ठीक है, जैसे क्वालिफिकेशन, जैसे अगर आप सीए हो तो आप सीए भी लिखोगे, आप सीएस हो तो आप सीएस भी लिखोगे, आप एमबीए हो तो आप एमबीए भी लिखोगे, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। अच्छा जैसे इसके अलावा हम मान लो जैसे आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन जाते हो, तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर आप कैसे बनते हो, आरबीओ रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, सो उसके बाद में आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकते हो, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हो। सो ये सारे जो गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज्ड है वो आप लिख सकते हो, ऐसे खुद के मन से अपने आप को ऐसे आलतू फालतू चीजें, आलतू फालतू जो आपको डिग्रीज है जो रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं है वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये मतलब बेसिकली आपको प्रोफेशनली बिहेव करना है, ऐसे नहीं है कि अपने अजीब से जो अटेनमेंट्स है जो आपको लगता है वो सब के सब आपने लिख दिए, ठीक है। सो ये हो गया अपना यहाँ पे पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा, हमने 7 क्लॉजेस पढ़े जो कि किसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, और एक कौन सा मिसकंडक्ट है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। देखो ये सारे जो भी हमने मिसकंडक्ट्स पढ़े, आपने देखा कि ये सारे मिसकंडक्ट्स हमने जो देखे हैं, ये सारे मिसकंडक्ट्स प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्यों है, क्योंकि ये प्रोफेशनल वो जो काम कर रहा है, प्रोफेशनल जो सर्विसेज दे रहा है उससे रिलेटेड है, ठीक है। अभी हम जब अदर मिसकंडक्ट पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि वो प्रोफेशनल काम से रिलेटेड नहीं है, वो कुछ अलग है, ठीक है। सो वो हम आगे देखेंगे। चलो, सो आई होप आपको ये फर्स्ट वाला यहाँ पे पूरा क्लियर होगा, पार्ट 1। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अपना क्या है, पार्ट 2। अब जो नेक्स्ट अपना पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 हमने ऊपर पढ़ा था, किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, ये एप्लीकेबल होता है मेंबर इन सर्विस के ऊपर, ठीक है। इसमें 2 ही क्लॉजेस हैं, बहुत सिंपल से हैं। अच्छा अगेन वो जो फर्स्ट लाइन थी वो तो आपकी कॉमन आ जाएगी, बस वहां पे हमने क्या लिखा था, मेंबर इन प्रैक्टिस, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, मेंबर इन सर्विस, ठीक है। सो क्या बोला यहाँ पे, मेंबर इन सर्विस इज डीम्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। मेंबर इन सर्विस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी कब माना जाएगा, जब, ठीक है। अब देखो आपको ऊपर याद होगा हमने जो सेकंड क्लॉज और थर्ड क्लॉज पढ़ा था, एक में हम क्या कर रहे थे, अपने जो भी प्रॉफिट्स है, जो भी अपनी फीस है उसमें से शेयर पे कर रहे थे, और एक में हम एक्सेप्ट कर रहे थे, 2 और 3 याद करो, वैसा सही है डिफरेंस। वहां पे प्रैक्टिसिंग था, यहाँ पे सर्विस है, ठीक है, बाकी एकदम सेम है। देखो
फर्स्ट वाला पे वाला है, क्या कर रहा है, पे, अलाउज, अग्रीज टू पे या अलाउ, सेम चीज है, एनी शेयर। अब वहां पे क्या था, फीस वगैरह थी, क्योंकि प्रैक्टिसिंग आप हो तो आपको फीस वगैरह मिलती है। यहाँ पे क्या बोला, इन एमोलमेंट्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, यानी आपको आपके एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए जो भी टाइप के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कोई जैसे आपको एक तो बेसिक जो सैलरी मिलती है, कोई इंसेंटिव्स, कोई बोनस, कुछ भी मिल रहा है आपको, उसमें से आप किसी और को कोई भी शेयर नहीं दोगे। क्योंकि अगर हम किसी और को कोई शेयर दे रहे हो तो पहली बात तो आप बताओ क्या सेंस बनता है, ठीक है। सो वो अगेन आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लाके दे रहा होगा, या वो आपकी किसी गलत तरीके से हेल्प कर रहा होगा, तभी तो आप उसको शेयर दे रहे हो अपने प्रॉफिट्स में से, बेसिकली अपने एमोलमेंट्स में से, तो वो आपको नहीं देना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट वाला। देन आते हैं हम लोग सेकंड पे। देखो सेकंड में उल्टा कर लो, एक्सेप्ट। अब यहाँ पे आप किसी भी, अच्छा देखो किस किस लोगों के लिए मना करा है कि आप किस किस के जो प्रॉफिट्स है उनमें से शेयर एक्सेप्ट नहीं करोगे। पहला बोला है लॉयर, देन कोई दूसरा कॉस्ट अकाउंटेंट, ब्रोकर, एजेंट और कस्टमर, एंगेज बाय कंपनी और फर्म और पर्सन, बाय वे ऑफ कमीशन और ग्रेटिफिकेशन। देखो क्या बोला कि आप एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, ठीक है। देखो क्या बोला, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड है, आप ए लिमिटेड में क्या हो, सीएमए इन सर्विस। आप ए लिमिटेड में क्या हो, सीएमए इन सर्विस। और ए लिमिटेड में ये सारे लोग जो हैं वो है, ए लिमिटेड का कोई लॉयर है, ए लिमिटेड का कोई प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट है, या कोई ब्रोकर है, या इसका कोई एजेंट है, या कोई कस्टमर है, यानी इस कंपनी में जिसमें आप जॉब कर रहे हो उसमें कोई लॉयर, कॉस्ट अकाउंटेंट, ब्रोकर, एजेंट, कस्टमर है। अब आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हो, तो आपको इन लोगों का कोई भी जो है शेयर एक्सेप्ट नहीं करना है बाय वे ऑफ कमीशन या ग्रेटिफिकेशन। यानी ये लोग आपको कुछ भी पे नहीं करेंगे अपने प्रॉफिट्स में से, आपको इनका कोई भी शेयर एक्सेप्ट नहीं करना। देखो आप क्यों एक्सेप्ट करोगे, या तो आप इनके लिए कुछ बेनिफिशियल हो तभी तो, कि आपने ही इनको कंपनी में लगवाया है, या आप इनको कंपनी के बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे हो जो ये लोग लीक करेंगे आगे जाके, या जो इनके पर्सनली काम आएगी। तो कुछ ना कुछ आप गलत कर रहे हो तभी तो ये लोग आपको शेयर दे रहे होंगे। सो वो चीज हमें नहीं करनी है, ठीक है। तो हमें कंपनी के इनमें से किसी भी पर्सन से कोई भी ग्रेटिफिकेशन या कमीशन नहीं लेना है, ठीक है। ग्रेटिफिकेशन क्या होता है कि वो खुश होकर आपको कुछ दे रहे हैं, किसी भी तरीके से बेनिफिट दे रहे हैं आपको, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। चलो, सो ये हो गया अपना पार्ट टू। तो पार्ट टू में आप याद रख लो, पार्ट वन के जो सेकेंड और थर्ड क्लॉज है उसका हमें उल्टा कर देना है, तो वो एकदम सेम यहाँ पे आ जाएगा। चलो, सो पार्ट वन इज डन, 7 क्लॉजेस हमने वहां पढ़ लिए। पार्ट टू इज डन, हमने 2 क्लॉजेस यहाँ पढ़ लिए। अब चलते हैं हम लोग पार्ट थ्री पे। अब आपको याद होगा पार्ट थ्री इज एप्लीकेबल टू बोथ। पार्ट जो थ्री है वो किसके ऊपर है, प्रैक्टिस के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, और मेंबर्स इन सर्विस के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब देखो क्या बोला, मेंबर डीम्ड गिल्टी। मेंबर गिल्टी कब माना जाएगा, अब देखो यहाँ पे हमने कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि जो मेंबर है वो मेंबर प्रैक्टिस में है या वो सर्विस में है, क्योंकि दोनों के ऊपर है ना। तो आप सिंपल ये चीजें ध्यान रखना। हम कभी कभी क्या करते हैं, सेम टू सेम लाइन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, मेंबर इन प्रैक्टिस लिख दिया। सो वो यहीं पे मिस्टेक हो जाएगी, तो यहीं पे मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। चलो, अब इसमें देखो पार्ट थ्री में कितने क्लॉजेस हैं, 3। अब देखो सबसे पहले क्या बोला कि आप गिल्टी कब माने जाओगे, जब नॉट बीइंग अ फेलो एक्ट्स एज फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट। अच्छा, फेलो क्या होता है, अच्छा आपने सुना होगा कि जब भी हम मेंबर बनते हैं तो स्टार्टिंग के 5 इयर्स तक हम एसोसिएट मेंबर रहते हैं, और उसके बाद में हम चाहें तो फेलो मेंबर बन सकते हैं। तो 5 साल का एक्सपीरियंस अगर आपको हो गया, 5 साल तक अगर आप मेंबर बन गए, तो अब आप अपने आप को फेलो मेंबर दिखा सकते हो वहां पे आफ्टर 5 इयर्स। आप मेंबरशिप कौन सी वाली ले लो, फेलो वाली मेंबरशिप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ये बोल रहा है कि आप फेलो मेंबर नहीं हो, जैसे मान लो आपको मेंबर बने हुए अभी 3 ही साल हुए हैं, तो आप एसोसिएट रहोगे, क्योंकि 5 साल के बाद ही आप फेलो के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आप फेलो मेंबर नहीं हो लेकिन फिर भी आप अपने आप को दिखा रहे हो। तो अगर हम अपने आप को फेलो मेंबर दिखा रहे हो तो क्लाइंट तो क्या सोचेगा, अच्छा ये तो कब से ही सीएमए बना हुआ है, इसके पास कितना एक्सपीरियंस होगा, फेलो मेंबर है भाई इंस्टीट्यूट का। तो क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा कर लेगा, जबकि एक्चुअली आप फेलो नहीं हो। सो आप झूठ बोल रहे हो ना, तो इसीलिए इस केस में आप गिल्टी माने जाओगे। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, अच्छा नेक्स्ट वाले के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, नॉट सप्लाई इंफॉर्मेशन कॉल्ड और नॉट कंप्लाई रिक्वायरमेंट्स। देखो इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट का काउंसिल,
कोई भी यहाँ पे कोई कमेटी है, डायरेक्टर, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, ये सब जो है ना ये इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड जो भी कमिटीज या जो भी मतलब वहाँ पे इंस्टीट्यूट में कोई भी काउंसिल जो भी है यहाँ पे, अब ये अथॉरिटीज ये आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगेगी तो आप इनको इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे, या ये जो रिक्वायरमेंट्स आपसे बोल रहे हो कि हमें यार ये डॉक्यूमेंट चाहिए इस कंपनी का, या हमें ये चाहिए, या हमें आपका इंटरनल कंट्रोल चेक करना है, तो अगर आप उनको वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं दोगे तो अगेन आप मिसकंडक्ट में हो। जैसे क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है, ये चेक करती है कि एक प्रोफेशनल कैसी क्वालिटी ऑफ सर्विस दे रहा है अपने क्लाइंट्स को, तो अभी आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा ही ना कि आप दिखाओ, आपकी वर्किंग पेपर्स वगैरह दिखाओ, आप नहीं शो कर रहे हो, उनकी इन्फॉर्मेशन उनको नहीं दे रहे जो उनको चाहिए, सो अगेन आप मिसकंडक्ट में आ जाओगे। और तीसरा क्या बोला है कि वाइल इनवाइटिंग प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अदर कॉस्ट अकाउंटेंट्स और वाइल रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर्स और इंक्वायरीज। अब किस किस को ये वाला जो थर्ड वाला पॉइंट है ये थोड़ा सा सुना सुना सा लग रहा है, अभी तो हम पढ़कर आए हैं, अभी देखो हमने पार्ट 1 पढ़ा था, पार्ट 1 में देखो क्लॉज नंबर 6 पढ़ा था, क्लॉज नंबर 6 में हमने दो एक्सेप्शंस पढ़े थे कि आप नॉर्मली क्या था, आप सॉलिसिट नहीं कर सकते हो कोई एड कोई सर्कुलर वगैरह के थ्रू, ठीक है, क्लाइंट्स को या काम को, लेकिन हमने जो एक्सेप्शन क्या पढ़े थे कि आप किसी दूसरे प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट से काम ले सकते हो, और क्या बोला, टेंडर्स वगैरह पे भी आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अब देखो ये उसी को ही आगे क्या बता रहा है ये पार्ट 3 में कि जब हम दूसरे कॉस्ट अकाउंटेंट से काम ले रहे हैं या फिर हम टेंडर्स या इंक्वायरीज जो है, जो भी गवर्नमेंट या किसी का भी टेंडर वगैरह निकला है हम उसमें अप्लाई कर रहे हैं, हम वहां पे जानबूझ के कैसी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जानबूझ के आप फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो क्या ये चीज सही है? ऑब्वियसली ये चीज सही नहीं। हमने आपको किसी चीज की परमिशन दी है कि आप ये काम कर सकते हो और आप जानबूझ के, जैसे मान लो आपके पास एक्सपीरियंस है 2 साल का, क्लाइंट चाहिए तो आपने दूसरे सीएमए को क्या बोल दिया, मेरे पास 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो क्लाइंट को बोल दे मेरे पास आ जाएगा। सो दैट इज रॉन्ग, आप जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। गवर्नमेंट ने बोला है कि यहाँ पे ओनली वही लोग अप्लाई करेंगे जिनके पास 5+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर फील्ड में, या उन्होंने इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री में 5 साल तक काम किया होना चाहिए। झूठ बोल दिया, हाँ मैंने किया है, फेक डॉक्यूमेंट लगा दिए, सो अगर पकड़े गए तो किस में आ जाओगे, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ठीक है। तो ये अपना पार्ट 3 भी हो गया यहाँ पे। पार्ट 3 अपना क्या था, पार्ट 3 अपना था मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, मतलब दोनों के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है और इसमें 3 क्लॉजेस है, ठीक है। सो पार्ट 1 डन, 2 डन, 3 डन। अब अपना जो शेड्यूल 1 है उसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है, देखो शेड्यूल 1 का अपना लास्ट जो पार्ट है वो क्या है, अदर मिसकंडक्ट। अभी जो अदर मिसकंडक्ट है, ये अदर मिसकंडक्ट भी हमने क्या पढ़ा था, ये अदर मिसकंडक्ट भी दोनों के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। सो अदर मिसकंडक्ट इज एप्लीकेबल टू द मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट जनरली, मतलब दोनों के ऊपर। 2 क्लॉज है, तो क्या लिखोगे आप, मेंबर्स डीम्ड गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट, कब गिल्टी माने जाएंगे, जब, अब देखो यहाँ पे अदर मिसकंडक्ट में यू नीड टू रिमेम्बर कि ये जो गलत काम कर रहा है, अभी ऊपर के जो 3 हमने पढ़े वो किससे कनेक्टेड थे, प्रोफेशनल वर्क से। ये जो 2 हैं ये प्रोफेशनल वर्क से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये जो 2 हैं ये देखो पढ़ते हैं एक बार, हैज बीन हेल्ड गिल्टी बाय सिविल और क्रिमिनल कोर्ट फॉर ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स। यानी आपने प्रोफेशनल वर्क की बात नहीं हो रही, कोई रैंडम कोई ऑफेंस कर दिया, कोई ऑफेंस कर दिया और सिविल कोर्ट ने या क्रिमिनल कोर्ट ने आपको गिल्टी बता दिया और आपको जेल में डलवा दिया, और कितने महीनों के लिए, मैक्सिमम 6 मंथ्स। तो अब एक बात बताओ यहाँ पे, इस केस में अगर अपना कोई मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट है, कोई सीएमए है, और हमें सुनने में आता है कि यार ये तो 4 महीने जेल में रह के आया है, तो अगेन उससे इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन खराब होती है ना। इसीलिए अगर आप ऐसा कोई उल्टा काम करते हो प्रोफेशनल वर्क के अलावा भी, तो भी उसकी वजह से इंस्टीट्यूट के ऊपर बात आती है, तो इसीलिए वो मिसकंडक्ट में आप यहाँ पे आओगे और आपके ऊपर लाइबिलिटी आएगी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोला, अगर नॉर्मल किसी सिविल या क्रिमिनल कोर्ट ने आपको गिल्टी बोला और आपको इम्प्रिजनमेंट दिया नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स, तो आप गिल्टी हो यहाँ पे अदर मिसकंडक्ट में। और लास्ट है सेकेंड वाला अपना, in council's opinion he is bringing disrepute to the profession or institute। ये तो हम स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं ना, अगर आपने कोई भी ऐसा काम किया जिसकी वजह से किसको, इंस्टीट्यूट, ठीक है, और या फिर हम कह सकते हैं अपने प्रोफेशन, जो सीएमए का प्रोफेशन है
उसको अगर हम कह रहे हैं आप डिसरेप्यूट कर रहे हो, उसकी रेपुटेशन खराब कर रहे हो, गुडविल खराब कर रहे हो आपकी वजह से, जैसे मान लो अब आपने नॉर्मली जाके जैसे ट्रैफिक हो रहा है, आप बार बार हॉर्न दे रहे हो, फिर आपने दारू वारू पी के वहां पे गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, अब वहां पे क्या बोल रहे हो कि मैं सीएमए हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, अब सीएमए हूं वहां पे सबको बोल रहे हो और फिर ऐसी हरकतें कर रहे हो। सो वहां पे जो रोड पे लोग हैं वो क्या सोचेंगे, ये सारे ऐसे होते हैं, इतने बड़े प्रोफेशनल्स हैं पर इनकी सोच और इनकी मेंटालिटी और इनके जो वर्ड्स हैं वो वैसे ही रहते हैं। सो आपकी वजह से पूरे इंस्टीट्यूट का नाम खराब हुआ ना, तो एक एग्जाम्पल है। ऐसा अगर आपने कुछ भी उल्टा फुल्टा काम किया, हंगामा क्रिएट करा, जैसा भी है, सो उसकी वजह से अगर प्रोफेशन या इंस्टीट्यूट के ऊपर बात आएगी तो भी आप अदर मिसकंडक्ट में आ जाओगे। सो अदर मिसकंडक्ट में प्रोफेशनल काम से रिलेटेड नहीं है। अब आप रोड पे जा रहे हो तो प्रोफेशनल काम थोड़ी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे भी हो तो आप सीएमए ही, उस टाइम पे भी अगर आप कुछ गलत करते हो तो उससे किसके ऊपर बात आएगी, इंस्टीट्यूट के ऊपर, ठीक है। सो ये अपना पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया शेड्यूल 1, ठीक है। सो शेड्यूल 1 में एक बार अगर हम ये वापस से चार्ट पे आ जाए तो हमने 4 पार्ट्स पढ़े थे, ठीक है, जिसमें एक पार्ट 1 प्रैक्टिस पे है, देन सर्विस पे है, बाकी दोनों जो है वो हमने बोथ और बोथ के ऊपर देखा, ठीक है। चलो अब हम शेड्यूल 2 स्टार्ट करेंगे। चलो अब देखो सेकंड शेड्यूल में अपने पास में यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं, जैसे हमने जो शेड्यूल नंबर 1 देखा था उसमें अपने पास में कितने पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स हैं, यहाँ पे 3 ही पार्ट्स हैं। तो अगर अपन सबसे पहले बात करें तो जो सेकंड शेड्यूल है वो सीरियस ज्यादा होता है ना। फर्स्ट शेड्यूल में अगर आप ऑफेंस करते हो तो जो लाइबिलिटी है कंपेरेटिवली वो कम है, और यहाँ पे सीरियस है तो पेनल्टीज वगैरह भी आपके ऊपर ज्यादा जो आएगी एज पर सेकेंड शेड्यूल। अब इसमें 3 पार्ट से अपने पास में, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें पार्ट 1 की, तो पार्ट 1 क्या है यहाँ पे, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। तो एक तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हमें ध्यान देना है, और एक ये किसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, प्रैक्टिस वालों के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। पार्ट 1 में हमें टोटल कितने क्लॉजेस पढ़ने हैं, 10 क्लॉजेस पढ़ने हैं, ठीक है। फर्स्ट पे आ जाओ, फर्स्ट वाले को स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट क्लॉज है, ठीक है, क्योंकि ये क्लॉज जो है ना ये आपका बाकी सारे चैप्टर्स में भी रिपीट होता है, 2 से 3 बार अलग अलग चैप्टर्स में भी रिपीट हुआ है, ये आपको याद आ जाएगा। आपको याद है हम एक जैसे हमने लास्ट जो इसका पार्ट 2 देखा था इसी चैप्टर का, हमने वहां पे एक प्रोफेशनल एथिक्स में पढ़ा था कॉन्फिडेंशियलिटी। क्या पढ़ा था हमने, कॉन्फिडेंशियलिटी आपको मेंटेन करनी है, वो एक क्लॉज है ये, ठीक है। देखो क्या बोला, अगर आप एक प्रोफेशनल हो और आप अपने किसी भी क्लाइंट को प्रोफेशनल सर्विसेज देते हो, तो ऑब्वियसली बात है आप ऑडिट करो कुछ भी करो, आपको उस क्लाइंट के बारे में कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी। और कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या है, ऐसी इंफॉर्मेशन विच इज नॉट जनरली अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, यानी पब्लिक को वो इंफॉर्मेशन नहीं पता है, ठीक है, बट आप वहां पे प्रोफेशनल हो तो आपको पता चली है। अब आप क्या करोगे, ब्लैकमेल करोगे क्लाइंट को, चुपचाप मुझे 2 करोड़ रुपए पे कर वरना मैं इंफॉर्मेशन लीक कर दूंगा, इसको बता दूंगा, ऐसे बता डोरा पीट दूंगा, अखबार में ऐड दे दूंगा, ऐसे ब्लैकमेल नहीं करना है। और ना ही हमें ब्राइब वगैरह एक्सेप्ट करके इंफॉर्मेशन लीक करनी है। सो हमें क्या मेंटेन करनी है, कॉन्फिडेंशियलिटी। पर अगर पता चला आपने जो भी ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है अगर वो आपने डिस्क्लोज करी, तो आप उस केस में किस में फॉल कर जाओगे, मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, वो भी शेड्यूल 2, यानी कि ज्यादा सीरियस ऑफेंस है वो, ठीक है। सो फर्स्ट क्या बोला, देखो डिस्क्लोजेस इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन आपको कब मिली है, ड्यूरिंग प्रोफेशनल एंगेजमेंट, और ये इंफॉर्मेशन हमने किसी और पर्सन को दी। लेकिन इसमें भी देखो एक्सेप्शंस हैं, ये हमने कल भी पढ़े थे, ठीक है, मतलब जो लास्ट क्लास थी उसमें भी पढ़े थे। एक्सेप्शन देखो क्या था, कि अगर हमने कोई भी जो इंफॉर्मेशन है कॉन्फिडेंशियल, वो इंफॉर्मेशन अगर हम क्लाइंट की परमिशन से दे रहे हैं या फिर एज पर लॉ दे रहे हैं, यानी कंपनी ने खुद ने बोल दिया आप ये बात बता सकते हो तब बता दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर जैसे मान लो कोर्ट ने, जज ने बोला, आपको एज अ विटनेस बुलाया गया कि आप इस कंपनी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करो, तो वहां पे अगर आप लॉ के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, सो दैट इज फाइन। तो एक्सेप्शंस में आप दे सकते हो, नॉर्मली आप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो क्या बोला है, क्लॉज नंबर 2, सर्टिफाइज और सबमिट्स इन हिज फर्म नेम, यानी वो अपने फर्म के नाम पे या अपने खुद के नाम पे क्या दे रहा है, एक रिपोर्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। दैट मीन्स यहाँ पे
उसने कोई ऐसा मतलब मान लो कॉस्ट इंफॉर्मेशन चेक नहीं की या कॉस्ट ऑडिट नहीं की, लेकिन क्या बोल दिया कि तुम ऑडिट कर लेना, ऊपर ऊपर से चेक कर लेना, ठीक है, साइन तो किसके होंगे, सीएमए के होंगे, मैं मेरे या मेरे फॉर्म के साइन कर दूंगा। यानी आपने खुद वो काम नहीं किया, खुद वो चीज चेक नहीं की, स्टिल आपने अपने साइन कर दी, तो क्या ये चीज सही है? खुद आप वो देख ही नहीं रहे हो, आपके साइन हो रहे हैं जस्ट, तो पकड़े जाओगे तो अगेन किस में आ जाओगे, मिसकंडक्ट में। लेकिन अगर एग्जामिनेशन, अगर वो कॉस्ट रिकॉर्ड या कॉस्ट डॉक्यूमेंट्स किसने चेक किए हैं, आपने खुद ने चेक किए, ऑब्वियस है खुद चेक करोगे तो अपना नाम या फर्म का नाम दोगे ही ना। आपके पार्टनर ने चेक किए हैं या आपके एम्प्लॉय ने चेक किए हैं या किसी दूसरे प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट ने चेक किए हैं, इनमें से किसी ने चेक किए तो ये सब लोग एक्सेप्शंस में आते हैं। इन सब ने चेक किया तो आप खुद का या फर्म का नाम दे सकते हो, इनके अलावा किसी ने चेक किया तो आप खुद का या फर्म का नाम नहीं दे सकते हो, ठीक है। मतलब जब तक खुद चेकिंग नहीं करो तब तक आप किसी का नाम नहीं दोगे, ठीक है, वो चीज है। चलो नेक्स्ट देखो क्या बोला, परमिट हिज और हिज फर्म्स नेम टू बी यूज्ड, अगेन सेम सही है थोड़ा सा, अपना या अपने फर्म का नाम आप अलाउ कर रहे हो, यूज कर रहे हो कहाँ पे, इन कनेक्शन विद एन एस्टिमेट of cost or earnings contingent upon future transactions, leading to a belief that he vouches accuracy of the forecast। एक बात बताओ, अगर हम फोरकास्ट बात कर रहे हैं या एस्टिमेट बात कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये जो चीज है फिक्स तो है ही नहीं ना, हम तो एक अंदाजा लगा रहे हैं कि इतना हमें एक्सपेक्टेड है कि इतना होगा। अब एक बात बताओ, तुम मेरे पास आओ और मुझसे क्लासेस लो, ठीक है, अब मैं तुम्हारे पेरेंट्स को क्या बोलूं, साइन करके दूं मैं मेरे कि यार इन्होंने मेरे से लॉ की क्लासेस लिया आपके बच्चे ने, या मेरे से ऑडिट की क्लासेस ली है। अब क्योंकि इन्होंने मुझसे क्लासेस ली है ना, तो अब मैं साइन करके दे रही हूँ कि इस स्टूडेंट की लॉ में और ऑडिट में एग्जेम्पशन आएगी। क्या मैं ये कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकती। मैंने पढ़ा दिया, अब मान लो आप एग्जाम में अटेम्प्ट ही नहीं करके आओ, तो या आप अटेम्प्ट करके भी आओ, चेकिंग डिफिकल्ट हो गई तो, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है यार, तो मतलब मैं ये गारंटी थोड़ी ले सकती हूँ कि आप लोग ने लिख के आए हो या मुझसे क्लासेस ली है, तो मैं 100% ये लिख के गारंटी कर रही हूँ कि आपकी जो है वो एग्जेम्पशन आएगी, ठीक है। मैं ट्राई कर सकती हूँ, मैं अपना 100-200% दे सकती हूँ पढ़ाने में, पढ़ना तो आपको ही है। मैं डेली क्लासेस दे रही हूँ, आप नहीं पढ़ते हो, नहीं लिख के आते हो, तो मैं क्या कर सकती हूँ उस चीज में? अब मैं तो एग्जाम दे के आऊंगी नहीं आपके बिहाफ पे, या फिर मैं ये बोलूँ कि देखो यहाँ पे अगर आपके कैसे भी करके मार्क्स कम आए ना, तो मैं खुद जाऊंगी एग्जाम देने, कैसे भी करके अपन एग्जामेशन। अब ये अगर मैं ऐसी सारी बातें करके उसके ऊपर मैं साइन करके दे रही हूँ, सो ऑब्वियस सी बात है ना कि ये गलत है। तो अगर कोई ये चीज लिख के दे रहा है तो वो गलत है। सो यहाँ पर भी क्या बोला कि आप एक कॉस्ट अकाउंटेंट हो, कंपनी ने मान लो कोई जो है, जैसे मान लो कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट है, अब वो फ्यूचर प्रोजेक्ट की ये कॉस्ट आएगी, कंपनी ने मतलब यहाँ पे लिख दिया कि हमने फोरकास्ट किया कि ये प्रोजेक्ट की 5 करोड़ रुपए की कॉस्ट आएगी, जबकि हमने एस्टिमेट लगाया है और इसकी वजह से 10 करोड़ का प्रॉफिट होगा, ये भी हमने एस्टिमेट लगाया, सीएमए ने साइन कर दिया। अब बताओ जो भी इन्वेस्टर्स होंगे या जो भी पब्लिक इन जनरल है, उसको क्या लगेगा, प्रोफेशनल का साइन है, इसका मतलब प्रोफेशनल गारंटी ले रहा है कि ये एक्यूरेट है, ये एस्टिमेट एक्यूरेट है। सो प्रोफेशनल किसी ऐसी चीज की गारंटी कैसे ले सकता है जो फोरकास्ट है, जो डिपेंडेंट है अपॉन फ्यूचर ट्रांजैक्शन, फ्यूचर अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है। सो आप गारंटी कैसे ले सकते हो, यही होगा, ठीक है। इवन मैं अगर ये चीज बोलूं कि मैं गारंटी लेती हूँ कि पेपर यही आएगा, दैट इज रॉन्ग, मैंने कहीं नहीं बोला कि पेपर यही आएगा, ठीक है। सो वो चीज है। नेक्स्ट आ जाओ, एक्सप्रेसेस ओपिनियन, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो आपको याद होगा जब भी हम ऑडिट की स्टार्टिंग करते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, ऑडिट इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, दैट मीन्स ऑडिटर का कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए। तो अगर ऑडिटर जो है वो ऐसे ऑडिट कर रहा है किसी ऐसे क्लाइंट की जहां पे वो खुद उसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, वो खुद रिलेटेड है, उसने खुद ने कंपनी के शेयर्स वगैरह, जैसे आपको याद होगा हमने लास्ट जो टॉपिक किया था मतलब 3.1, वहां पे हमने डिस्क्वालिफिकेशंस पढ़ी हैं। आप कंपनी की सिक्योरिटीज वगैरह होल्ड नहीं करोगे, इनडेटेड नहीं होने चाहिए हो, गारंटी वारंटी नहीं ली हो आपने, बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, कितने सारे हमने पॉइंट्स पढ़े थे वहां पे। तो अगर आपने उनमें से कोई पॉइंट जो है वो ब्रीच कर दिया, यानी आप कंपनी में आपका कोई इंटरेस्ट है, कोई शेयर खरीदे, कोई लोन वोन लिया आपने, फिर भी आप उस कंपनी की ऑडिट कर रहे हो, फिर भी आप ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो अपना, अगेन आप बायस्ड हो, और आप बायस्ड हो, आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में आप यहाँ पे ऑडिट नहीं कर सकते, आपने किया तो मिसकंडक्ट में आ जाओगे।
ठीक है, 5 और 6 जो है वो सेम है, बस आपको एक कीवर्ड चेंज करना है। देखो फिफ्थ में क्या बोला, आप ऑडिट या कुछ भी सर्विस दे रहे थे अपनी और आपको कोई मटेरियल फैक्ट वहां पे मिला, इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, जैसे मान लो हमने कोई स्टैंडर्ड था, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो नहीं माना, कुछ डेविएशन वगैरह हमने किया है, कुछ भी ऐसी चीज थी जो बताना जरूरी था कि कंपनी ने ये पॉलिसी जो है इसमें कोई चेंज कर दिया, एज पर लॉ नहीं किया, तो कुछ एक मटेरियल फैक्ट था जो बताना चाहिए था, आपने नहीं बताया। और सिक्स देखो क्या है, फेज टू रिपोर्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब कोई फ्रॉड था या कोई एरर था, मटेरियल इंपॉर्टेंट, जो आपको बताना चाहिए था वो आपने नहीं बताया। तो फिफ्थ वाले में मटेरियल कोई फैक्ट था वो नहीं बताया, सिक्स्थ वाले में मटेरियल मिसस्टेटमेंट था, ठीक है, कोई फ्रॉड कोई एरर था वो नहीं बताया, ठीक है। बाकी देख लो आप पूरा सेम है, नोन टू हिम एंड कॉस्ट है प्राइसिंग, यहाँ पर भी नोन टू हिम एंड कॉस्ट और प्राइसिंग, ठीक है, जो उसने डिस्क्लोज नहीं किया पर डिस्क्लोजर वाज मटेरियल। तो यहाँ पे मटेरियल फैक्ट नहीं बताया तब मिसकंडक्ट में आओगे, यहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं बताया तब मिसकंडक्ट में आओगे, ठीक है, 5 और 6। 7 तो बहुत सिंपल है, देखो आप एक प्रोफेशनल हो तो आपको हर जो भी काम करना है वहां पे प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस, ठीक है, और ये सारी चीजें, जैसे आपको अगर हम बात करें डीडी की तो हमें प्रॉपर हर चीज को एनालाइज करना होता है, हर चीज का रिस्क असेसमेंट प्रॉपर, जैसे अपन ऑडिट की भी बात करते हैं, तो एक बात बताओ, हम एज एन ऑडिटर रिस्क असेसमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, हम चेक करते हैं इनहेरेंट रिस्क कितनी है, कंट्रोल रिस्क कितनी है ना, वो सारी चीजें। तो आपको ड्यू डिलिजेंस प्रॉपरली करना पड़ेगा, नहीं करोगे अगेन मिसकंडक्ट में आओगे, या आप ग्रॉसली क्या हो, नेग्लिजेंट हो, लापरवाही कर रहे हो, ठीक है, ऑडिट आ गई अपने पास में, फीस तो आई जाएगी, कैसे भी ऑडिट कर लो, बहुत कम सैंपल लिया, बहुत कम टाइम डिवोट किया, अगेन मिसकंडक्ट। नेक्स्ट, फेज टू ऑब्टेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर एक्सप्रेसिंग ओपिनियन। देखो आपको ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, तो ओपिनियन आप कब दे पाओगे, जब आपके पास में इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एज एन जो भी एविडेंसेस है सफिशिएंट है और एप्रोप्रिएट है, कलेक्ट ही नहीं कर रहे, जोर आ रहा है, टाइम नहीं है, मन नहीं हो रहा, हम तो जितने लिए उतने बहुत है। सो ऐसा नहीं करना, जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है फॉर यू टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, उतनी इंफॉर्मेशन यू हैव टू ऑब्टेन। अगर आप उतनी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं करोगे, बिना उतनी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करे ओपिनियन दोगे, दैट ओपिनियन इज बाउंड टू बी रॉन्ग, ठीक है, वो गलत ही होगा आपका ओपिनियन। सो ऐसा अगर आपने किया देन आप मिसकंडक्ट में आ जाओगे, ठीक है। या फिर क्या बोला, इट्स एक्सेप्शन सफिशिएंटली मटेरियल टू नेगेट द ओपिनियन, कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन वगैरह जो है वो नहीं ली, तो अगर आपने वो इंफॉर्मेशन नहीं ली होती तो आपका ओपिनियन रिवर्स हो सकता था। अभी आपका ओपिनियन मान लो कैसा आ रहा है, क्लीन रिपोर्ट आ रहा है, अगर आप इंफॉर्मेशन लेते तो आपका जो ओपिनियन है वो मे बी एडवर्स आता या मॉडिफाइड में से कुछ भी आ जाता, ठीक है। अब ये जो भी ओपिनियंस हैं, ये ओपिनियंस हमने अभी तक वैसे तो रिवाइज नहीं किए हैं, पर अगर आपको याद हो तो अपने ओपिनियंस अलग अलग टाइप के आते हैं, ठीक है, जैसे आप एक कंप्लीटली सेटिस्फाइड होते हो, एक पार्शियली सेटिस्फाइड होते हो, ठीक है। सो वो जो ओपिनियंस हैं, अलग अलग टाइप के ओपिनियंस, दैट विल बी कवरिंग इन चैप्टर नंबर 8, ठीक है, पार्ट ए का ही। सो आपका जो भी ओपिनियन आ रहा है वो उल्टा हो गया अगर आपने वो इन्फॉर्मेशन नहीं ली इस वजह से, तो वो गलत है ना, वो चीज है। नेक्स्ट आ जाओ पॉइंट नंबर 9, फेज टू इनवाइट अटेंशन टू मटेरियल डिपार्चर। देखो कंपनी के ऊपर जो भी जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर ऑफ कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है, तो जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसीज एप्लीकेबल होती है, स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं, कंपनी को मानने पड़ते हैं। और अगर कंपनी नहीं मानती है, किसी सिचुएशन में कोई और हम स्टैंडर्ड या पॉलिसी मान लेते हैं या डिविएशन होता है, तो ऑडिटर की ड्यूटी बनती है कि वो डिविएशन को हाईलाइट करे, ठीक है, बताए कि कंपनी ने यहाँ पे डिपार्चर किया, ये चीज नहीं मानी, माननी चाहिए थी। पर अगर आपने नहीं बताया, इग्नोर कर दिया, ठीक है, नहीं माना नहीं माना कोई बात नहीं है, हम क्यों बताएं, तो वो आप गलत कर रहे हो, आपको बताना पड़ेगा। और लास्ट अपना क्या है, क्लॉज नंबर 10, फेल्स टू कीप क्लाइंट्स मनी इन सेपरेट बैंक अकाउंट अदर देन फीस और रेम्युनरेशन। देखो क्या है, यहाँ पे क्लाइंट ने आपको किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए पैसे दिए, जैसे क्लाइंट ने आपको पैसे दिए कि यार तुम मेरे बिहाफ पे ये 3 फॉर्म्स है, इस महीने के 3 फॉर्म्स फाइल कर देना, हर फॉर्म की इतनी इतनी फीस है, ठीक है। फीस यहाँ पे प्रोफेशनल फीस की बात नहीं कर रही मैं, जैसे अगर मैं बोलूँ कि फॉर्म जो फाइल करने के लिए जो हम जैसे एमसीए की वेबसाइट पे जाएंगे वो वाली फीस है, वो वाली फीस एक फॉर्म की मान लो 5,000 रुपए है, और हमने उस क्लाइंट को 1,000 रुपए
उसकी प्रोफेशनल सर्विस थी, और हमने क्या बोला, ये जो फॉर्म है आप 1 महीने का आपके पास टाइम है, आप फिल कर देना, ठीक है। तो हमने उसको एडवांस में पेमेंट कर दिया ना कि उसको फॉर्म फिल करना है, देन फाइलिंग करनी है उस फॉर्म की। तो ये जो 5,000 रुपए क्लाइंट ने आपको दिए, आप क्या पर्सनल एक्सपेंस कर लोगे इससे? ये 1,000 रुपए का तुम कुछ भी करो, ये तुम्हारी फीस है। बट ये 5,000 रुपीज जो क्लाइंट ने आपको दिए हैं, ये किस लिए दिए हैं? फॉर इंटेंडेड पर्पस। वो क्या चाहता है, आप उस मनी को यूज करके फॉर्म फिल करो, देन फाइलिंग करके मतलब डिपॉजिट कर दो, जैसा भी है। सो वो पैसा जो क्लाइंट ने आपको एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए दिया, उसको खर्च नहीं करना है, उस पैसे को अलग से बैंक अकाउंट में रखना है। नहीं रखते हो विद इन रीजनेबल टाइम, तो अगेन मिसकंडक्ट में आओगे। और ऐसा भी नहीं है कि उसको रख लिया 5 साल तक यूज ही नहीं कर रहे, रीजनेबल टाइम में उसको यूज भी करना है। तो दो काम करने हैं, बैंक अकाउंट में रखना है, और जैसे हमने 1 मंथ का टाइम दिया था उसको आपको यूज भी करना है, वो फॉर्म फाइल कर दे रहे हैं, ठीक है। सो ये अपना हो गया पार्ट 1। पार्ट 1 में 10 क्लॉजेस थे, अब बाकी जो अपने 2 पार्ट्स बचे हुए हैं वो बहुत ही सिंपल से हैं। देखो पार्ट 2 की अगर हम लोग बात करें, तो पार्ट 2 अपना क्या है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, जो कि जनरली मतलब दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट लाइन वही सेम आएगी, जहाँ पे दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होता है वहां पर हम क्या लिखते हैं, मेंबर डीम्ड गिल्टी। देखो क्या बोला, मेंबर कब गिल्टी माना जाएगा, मेंबर गिल्टी माना जाएगा तब, चाहे वो प्रैक्टिस में हो चाहे वो सर्विस में हो। सिंपल, अगर वो एक्ट नहीं मान रहा, कॉस्ट अकाउंटेंट्स एक्ट आपके ऊपर लगते हैं, आप वो नहीं मान रहे, रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस जो कि आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं उसको ही नहीं मानोगे, तो ऑब्वियस सी बात है यार, मिसकंडक्ट में ही आओगे, ठीक है। अच्छा सेकेंड वाला देखो क्या है, बीइंग एन एम्प्लॉय। सेकेंड वाले में है ना बस यही डिफरेंस है, आप क्या कर रहे हो, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हो। अब आप बोलोगे मैम ये तो हम पढ़कर आए हैं, बिल्कुल पढ़कर आए हैं, बट आप देखो वो प्रैक्टिस वालों के लिए था। जो हमने पॉइंट नंबर 1 पढ़ा था ना, पार्ट 1 का पॉइंट नंबर 1, क्लॉज नंबर 1 बेसिकली किसके लिए, ये प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस वालों के लिए हमने डाल दिया कॉन्फिडेंशियल वाला क्लॉज, कौन रह गए थे, एम्प्लॉयमेंट वाले। तो अब एम्प्लॉयमेंट वालों के लिए, सर्विस वालों के लिए कहाँ डाल दिया, अलग से पार्ट 2 में डाल दिया, ठीक है। क्या बोला, बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वो क्या डिस्क्लोज कर रहा है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहा है, अक्वायर्ड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, लेकिन वो डिस्क्लोज कर सकता है किसकी कंसेंट से, विद द कंसेंट ऑफ एम्प्लॉयर, या फिर रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ। तो या तो वहां पे क्या था, क्लाइंट ने परमिशन दी, यहाँ पे किसने परमिशन दी, यहाँ पे परमिशन दी एम्प्लॉयर ने, या फिर वही लॉ वाली जो चीज है वो तो सेम ही है, ठीक है। चलो अब आ जाओ थर्ड। थर्ड क्या बोला है, इंक्लूड्स एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन नोइंगली इन एनी इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट रिटर्न सबमिटेड टू इंस्टीट्यूट काउंसिल QRP। अब अगेन ये भी सिमिलर टाइप का क्लॉज हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो पहले जो हमने पढ़ा था शेड्यूल 1 में, ये रहा, पार्ट 3 का क्लॉज नंबर 2 पढ़ो। इंस्टीट्यूट ने, काउंसिल ने, किसी कमेटी ने, QRB ने आपसे इंफॉर्मेशन मंगवाई थी और आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, दी ही नहीं थी, तो आप शेड्यूल 1 में आए थे। यहां पढ़ो क्या बोला, आपने इंफॉर्मेशन दी है इनकी मंगवाई हुई, ठीक है, इंफॉर्मेशन दी है लेकिन गलत, फॉल्स। वहां पे तो इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, तो छोटे ऑफेंस में आ गए शेड्यूल 1 में। इन्फॉर्मेशन दी बट गलत दी, एक तो होता है कि चुप रहना कुछ नहीं बोलना तो 1 थप्पड़ खाओगे, झूठ बोलोगे पकड़े गए तो 4 थप्पड़ खाओगे, झूठ कैसे बोला, ठीक है। तो वो वाली बात है, इंक्लूड्स एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन नोइंगली, ठीक है, टू वे इंस्टीट्यूट काउंसिल QRB। QRB क्या है, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। और लास्ट पॉइंट क्या है, डिफॉल्केट्स और एम्बेजल्स मनी रेज्ड इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। जैसे भी अपन ने एग्जाम्पल लिया, क्लाइंट ने आपको कुछ फॉर्म भरने के लिए या किसी पर्टिकुलर रिटर्न फाइल करने के लिए कुछ मनी दिया कि आप मेरे बिहाफ पे कर देना, आपने उस मनी को एम्बेजल कर लिया, डिफॉल्केट कर लिया, मतलब पैसे की हेर फेर कर ली, ठीक है, गलत पर्पस के लिए, लीगल पर्पस के लिए यूज कर लिया, जिस पर्पस के लिए क्लाइंट ने पैसा दिया था उस पर्पस के लिए आपने यूज नहीं किया। सो आप किस में आ जाओगे, मिसकंडक्ट में आ जाओगे। एंड विद दिस अपना जो पार्ट 2 है दैट इज कंप्लीट, ठीक है। तो पार्ट 2 में हमने कितने क्लॉजेस पढ़े, 4 क्लॉजेस। लास्ट, लास्ट अपना क्या है, पार्ट 3। पार्ट 3 अपना क्या है, अदर मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट जनरली, अगेन बोथ। अब वहां पे आप याद करो, अदर मिसकंडक्ट में 2 क्लॉजेस थे, यहाँ पे अदर मिसकंडक्ट में एक ही क्लॉज है। वहां पे याद है, सिविल या क्रिमिनल कोर्ट ने आपको किसी ऑफेंस के लिए गिल्टी बोला और आपको जेल भेजा, कितना, नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स था,
अब एक्सीडिंग 6 मंथ्स कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। सिविल या क्रिमिनल कोर्ट ने आपको गिल्टी बोला और आपको इम्प्रिजनमेंट दे दिया। कितना बोला इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे, एक्सीडिंग 6 मंथ्स। तो 6 महीने से कम का है शेड्यूल 1 में जाओगे लेस सीरियस, 6 महीने से ज्यादा का है शेड्यूल 2 में जाओगे मोर सीरियस। ठीक है, एंड विद दिस अपना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है कंप्लीट। ठीक है, इसके आप जो क्वेश्चंस है क्लास में, तो वैसे मैं सारे क्वेश्चंस आपको करवाती ही हूँ जो अपना रेगुलर बैच होता है। यहाँ पर वी आर नॉट टेकिंग द क्वेश्चंस, लेकिन आपको क्या करना है, जो भी पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस हैं स्पेसिफिकली इस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के, सारे क्वेश्चंस अच्छे से करके जाना, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो मतलब यहाँ पे केस स्टडी फॉर्मेट में आते हैं। ठीक है, सो अच्छे से एक बार देख के जाना उन क्वेश्चंस को। चलो, अब ये कुछ पेनल्टीज दे रखी हैं आपको अंडर द एक्ट। जैसे अभी हमने एक तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पढ़ा कि आप यहाँ पे जो है मिसकंडक्ट में कब कब आओगे, और यहाँ पे कुछ पेनल्टीज हैं, उल्टा फुल्टा काम करोगे तो ये पेनल्टीज जो है वो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या बोला यहाँ पे। सबसे पहले ये सेक्शंस देखो आपको याद होते हैं तो आप कर लेना, इसको एक बार रीड करके भी आप छोड़ सकते हो। देखो सबसे पहले सेक्शन 24, सेक्शन 24 क्या बोल रहा है, पेनल्टी फॉर फॉल्स क्लेमिंग टू बी अ मेंबर और फॉल्स रिप्रेजेंटिंग दैट ही इज इन प्रैक्टिस बट नॉट हैविंग। यानी आप इंस्टीट्यूट के मेंबर ही नहीं हो, आप सीएमए हो ही नहीं, बने ही नहीं हो, मान लो फाइनल में हो, एक ग्रुप क्लियर हुआ है, ग्रुप 3, ग्रुप 4 क्लियर ही नहीं हुआ। अब जब तक ग्रुप 4 क्लियर नहीं होगा या जब तक आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट नहीं होगी, तब तक क्या अपने आप को मेंबर बोल सकते हो? या आपने मेंबरशिप नहीं ली है, अपने आप को मेंबर बोल सकते हो? नहीं। या फिर आप अपने आप को प्रैक्टिसिंग बोल रहे हो? भाई जब तक हम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं लेते हैं ना, तब तक हम प्रैक्टिसिंग नहीं माने जाएंगे। तो आप नहीं हो फिर भी बोल रहे हो कि मैं हूँ मेंबर, प्रैक्टिस में नहीं हो फिर भी बोल रहे हो कि मैं हूँ प्रैक्टिस में, झूठ बोलते हो क्लाइंट को, पेनल्टी आ जाएगी। नेक्स्ट है सेक्शन 25, देखो क्या है, पेनल्टी फॉर यूजिंग नेम, कॉमन सील आइडेंटिकल और रिजेंबलिंग टू दैट ऑफ द इंस्टीट्यूट और अवार्ड एनी डिग्री और सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग अ क्वालिफिकेशन और कॉम्पिटेंस इन कॉस्ट अकाउंटिंग सिमिलर टू दैट ऑफ इंस्टीट्यूट। अच्छा, अब आपने यहाँ पे क्या कर रखा है, मान लो आपने आपकी फॉर्म खोल ली, आप सीएमए बन गए, आपने आपकी फॉर्म खोल ली कि जो जो बच्चे है ना क्लियर नहीं कर पाते हैं फाइनल एग्जामिनेशन, कोई बात नहीं, तो मेरे पास आओ, मेरे पास इंस्टीट्यूट की जैसी ही सेम एकदम सील है, कॉमन सील है। या जैसे इंस्टीट्यूट, जैसे मान लो हमें इंस्टीट्यूट पे जाके कोई जो ट्रेनिंग्स वगैरह करनी होती है ना, हमें अलग अलग सेशंस अटेंड करने पड़ते हैं कंपलसरी वाले, किसी बच्चे को नहीं करना, आपने मतलब बिजनेस चालू कर दिया, तुम इंस्टीट्यूट जाके करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास आओ, इंस्टीट्यूट के जैसा सेम सर्टिफिकेट, सेम साइन, सेम स्टैंप लगा के हम दे देंगे, तुम्हें इंस्टीट्यूट जाके करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे भाई ऐसे होता है कि इंस्टीट्यूट जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है, वही दे सकता है, अगर आप उसके जैसा कॉपी पेस्ट करके उल्टे फुल्टे डिग्रीज या सर्टिफिकेट्स दे रहे हो, ठीक है, जैसी सेम टू सेम फेक जो इंस्टीट्यूट देता है, सो अगेन आपके ऊपर लाइबिलिटी पेनल्टी आ जाएगी अंडर सेक्शन 25। 26 क्या बोला, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है इन या आउटसाइड इंडिया, वो सीएमए के तौर पे प्रैक्टिस नहीं कर सकती, ऑब्वियसली बात है, इंडिविजुअली करेगा। जैसे अगर अपन ऑडिट की भी बात करते हैं तो आपको याद होगा पहला डिस्क्वालिफिकेशन ये आता है, बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ कॉस्ट ऑडिटर, है ना, या फिर इवन स्टैट्यूटरी या इवन कोई सा भी। सो कंपनी जो है वो यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं बन सकती है, प्रैक्टिस नहीं कर सकती, ऑडिट वॉडिट नहीं कर सकती है। सेक्शन 26, देन 27 क्या बोला, अनक्वालिफाइड पर्संस हु आर नॉट मेंबर्स कैन नॉट साइन डॉक्यूमेंट्स। अब कॉस्ट ऑडिट हम करवा रहे हैं तो हम सिर्फ किसका साइन करवाएंगे, उसी पर्सन का साइन करवाएंगे ना जो ऑब्वियसली बात है प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट है, जिसके पास में मेंबरशिप है, सीओपी है। जो नहीं है, जो फाइनल में अभी तक, उससे साइन करवा लोगे क्या? नहीं करवा सकते हो। और लास्ट वाला तो ये तो बहुत जगह पे आता है, ऑफेंसेस बाय कंपनी। देखो क्या बोला कि जब भी आप किसी कंपनी में हो और वो कंपनी ऑफेंस कर रही है, तो कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी तो लायबल होगी, पेनल्टी आएगी, बट जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल था उस टाइम पे वो भी लायबल होगा। तो अगर आप वहां पे इन्वॉल्व थे तो आप भी लायबल होगे, हेल्ड गिल्टी, और आपके ऊपर भी पनिशमेंट आएगा। ठीक है, बीइंग अ प्रोफेशनल, अगर आप किसी गलत काम में इन्वॉल्व हो, डायरेक्टर्स के साथ मिलकर कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है, सो आप भी गिल्टी माने जाओगे। सो ये बेसिकली अपने ऊपर कुछ पेनल्टीज थी, और ऊपर हमने क्या देख लिए, सारे प्रोफेशनल एंड अदर मिसकंडक्ट हमने देख लिए। सो ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट था। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्वेश्चंस देख लेना क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो अगर आप ये चार्ट के फॉर्म में इसको लर्न कर लेते हो सो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो उससे आप क्या कर पाओगे, जो भी अपने क्लॉजेज है ना,
तो आप वो क्लॉजेस मेंशन कर पाओगे कि एज पर क्लॉज 2 of part 1 of schedule 1 a CM in practice shall be held guilty if he commits the following crime, इस तरीके से या फॉलोइंग ऑफेंस व्हाटसोएवर। सो इस तरीके से अगर आप क्लॉज वाइज याद करते हो तो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। क्लास में तो मैं आपको इवन क्लॉजेस जो रेगुलर क्लास होती है हम क्लॉजेस याद कर लेते हैं बिकॉज वहां पे हम काफी स्लो भी लेते हैं इसको, तो वहां पे तो हमें याद हो जाता है। बट अगेन अगर आप 2 से 3 बार इसको रिवाइज करते हो सो आपको याद हो जानी चाहिए चीजें, ठीक है। सो ट्राई करो कि आप याद कर लो, नहीं होता है तो गलत मत लिख के आना। सेम चीज जैसे अपन लॉ में बोलते हैं सेक्शन अगर याद नहीं है तो छोड़ दो, मत लिखो, प्रेस्क्राइब्ड सेक्शन लिख दो। सेम यहाँ पे भी इतना तो याद कर सकते हो ना, शेड्यूल 1 में था ये वाला या शेड्यूल 2 में था, उतना लिख दो बस, ठीक है। चलो, सो विद दिस यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर जो 3 है वो भी होता है कंप्लीट। ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।